हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। पढ़ाई अपने घर पर आप लोग जारी रखे हुए हैं और अपने आरोग्य सेतु ऐप को अपडेट करते रहते हैं। ये दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन में आप लोग अपने घर पर रहते हुए पढ़ाई को जारी रखेंगे। तो बच्चों आगे आज अपने लेसन को आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोगों ने पिछले लेक्चर में कुछ सवालों को हल किया था, जिसमें से हमने 3 क्वेश्चन हल करवाए थे और एक ये आज आप यहाँ देख भी रहे हैं। इसको अगर इसी में हम थोड़ा सा परिवर्तन करें तो एक नया क्वेश्चन बन जाएगा। और क्या होगा जरा देखिए बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 4 यही है। इलेक्ट्रोड लेंगे हम Pt H2 गैस से H2 परिवर्तन हो रहा है का 1 atm व 298 के पर मानक अपचयन विभव होगा। सेम ऑब्जेक्टिव रहेंगे -0.23 वोल्ट। दूसरा ऑप्शन फिर से -0.41 वोल्ट। तीसरा ऑप्शन फिर से वही +4.41 वोल्ट और डी अंतिम फिर से वही 0.00 बिल्कुल सेम प्रश्न है एज इट इज। आप देख पा रहे हैं इसको, लेकिन फर्क केवल क्या है, इसमें लिखा हुआ है इलेक्ट्रोड विभव और यहाँ पर लिखा हुआ है अपचयन विभव। ठीक, तो अब हम ये देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रोड लिखा हुआ है किस अर्ध अभिक्रिया को व्यक्त करता है। तो देखें आप जरा H2 यहाँ पर होगा 0, H2O में ये H प्लस रहता है, H की ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगी। तो जब ये 0 से +1 में जाएगा तो ऑक्सीकरण हुआ। तो ये जो है इलेक्ट्रोड में ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न हो रही है, जिसके लिए हमने ये सवाल हल किया हुआ था और वैल्यू कितनी आई थी प्लस में 0.413। तो हमारा आंसर बना था कितना +0.41 वोल्ट, जो कि विकल्प में दिया गया था। लेकिन यहाँ पर हमें अपचयन विभव पूछ रहा है, तो अपचयन विभव कैसा होता है, ऑक्सीकरण विभव का नेगेटिव के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सवाल में हमारा आंसर क्या बनेगा, बी बनेगा -0.41 वोल्ट। तो पहले हम पूर्व में जानकारी के अनुसार इसको हल करके आंसर लिख लेते हैं बी -0.41 वोल्ट। और इसके लिए हमको ध्यान ये रखना है बच्चों कि E रिडक्शन बराबर होगा -E ऑक्सीडेशन। किसी इलेक्ट्रोड के लिए अपचयन विभव का मान उसके ऑक्सीकरण विभव के मान का ठीक उल्टा होता है। तो उसको तो हम लोग निकाल चुके हैं। तो ये हमको मिलेगा माइनस कोष्टक में +0.413 वोल्ट। क्योंकि हम हल कर चुके हैं तो दोबारा उसको हल करने की जरूरत नहीं है। तो बराबर यह आएगा -0.413 वोल्ट। हल करने का तरीका बिल्कुल सेम होगा, वैसे ही होगा। अगर इसको हम नए प्रकार से हल करना चाहें तो अब क्या होगा, ये एज इट इज रहेगा। यहाँ Q की वैल्यू में समीकरण बदल जाएगा। समीकरण जब बदलेगा तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ 10⁻⁷ के स्थान पर हमको +7 मिलेगा। तो जब हल करेंगे तो यहाँ प्लस होने के कारण माइनस की वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगी। तो अगर पूरा हल करना चाहें आप तो घर पे आप इसको हल कर सकते हैं, और अगर नहीं हल करना चाहते हैं, इसको हल कर लिए फिर पहले, तो इस वजह से आप लोग सीधा सा
ये लगा देंगे कि अपचयन विभव बराबर होता है माइनस ऑक्सीकरण विभव। और ये ध्यान रखिए आप, एक ही इलेक्ट्रोड में लागू होता है। दो अलग अलग इलेक्ट्रॉनों के लिए हम इसको अप्लाई करेंगे तो बात गलत हो जाएगी। एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए उसका अपचयन विभव ऑक्सीकरण विभव के नेगेटिव मान के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें एक पूर्ण सेल लिखा हुआ है। Zn+2 में परिवर्तित हो रहा है और Cu+2Cu में। तो इस तरफ का हो गया हमारा एनोड और ये हो गया कैथोड। इस सेल का 25 डिग्री C पर हमको ई सेल का मान ज्ञात करना है। तो आप समझ पा रहे हैं, नेक्स्ट इक्वेशन लगाना पड़ेगा इसमें हमको। तो देखिए इसको हल करते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम सबसे पहले सेल को लिखते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, तो हमने लिखा Zn से Zn+2, Zn ठोस अवस्था में रहेगा और Zn+2 विलयन के रूप में यानी आयन के रूप में। और ये लवण से तो हो गया Cu+2 से Cu, Cu+2 AQ के रूप में रहेगा और CuS ठोस अवस्था में रहेगा। इनकी सांद्रता है नीचे Zn+2 की है 0.01 m और Cu+2 की है 0.1 m। अब देखिए इन दोनों E0 Zn+2 और Zn का मान दिया है और E0 Cu+2 से Cu का मान दिया है। इनकी सहायता से हम निकालेंगे E0 सेल। हमको E0 सेल यहां से निकालना होगा और 25 डिग्री C पर ई सेल निकालने के लिए नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको पहले इसका समीकरण बनाना पड़ेगा। तो इसका हम इक्वेशन बनाते हैं। तो बच्चों ने बताया था आपको ये लवण सेतु इक्वल्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो इक्वल्स पहले लगा दिया हमने, पहले वाले पहले लेके आते हैं। तो यहाँ आ जाएगा Zn ठोस अवस्था में प्लस, देखिए ये पहले लिखा जाएगा Cu+2 AQ के रूप में। सांद्रता है इसकी 0.1 m और बाद में लिखे जाएंगे बाद वाले। तो इधर आएगा Zn+2 AQ जिसकी सांद्रता है 0.01 m और साथ में बाद वाला आ जाएगा Cu। तो देखिए यहां पर दो ऐसे तत्व हैं जो धातु के रूप में है, ठोस अवस्था में है। तो इनकी मोलर सांद्रता 1 होगी। आपको बताया गया था इसकी मोलर सांद्रता 1 m होगी और इसकी भी 1 m होगी। आपको ध्यान रखना है इस बात को। तो देखिए बच्चों, अगर हम देखें n होता है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। अब देखिए यहाँ पर जैसे Zn से अगर हम देखना चाहें, Zn यहाँ पर कितना है 1 है, तो 1 गुणा, अभी Zn+2 में परिवर्तित हो रहा है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा। तो जब एक जिंक का परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 1 गुणा 2 बराबर 2। तो n की वैल्यू यहां से 2 आ गई। और अगर हम कॉपर के संदर्भ में निकालना चाहें तो देखिए ये 2+2 रखे हुए हैं, 0 में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा होगा। तो 1 गुणा 2 वहां पर दिया जाएगा 2। तो इसको हम एक बार ही लिखकर अप्लाई करेंगे, दोबारा इसको लिखने की आवश्यकता नहीं। अब इसके बाद हम निकालते थे क्यू कैसे निकालते थे, जैसे कैसे निकाला करते थे। देखिए प्रोडक्ट में क्या लिखा है Zn+2 AQ, एक्टिव मास बड़े कोष्टक में लिखा, गुणा दूसरा क्या है Cu, ये ठोस अवस्था में S लिख दिया बड़े कोष्टक में, तो सांद्रण हो गया, बटे अभिकारक वाले तो Zn S Cu+2 AQ। इनकी वैल्यू रख देते हैं। Zn+2 कितना है 0.01 गुणा Cu+
ठोस अवस्था में 1 रहेगा, Zn फिर से 1 रहेगा और गुणा Cu+2 कितना है 0.1। तो देखिए दशमलव को जब हटाएंगे तो ये 2 और नीचे आ जाएगा 10, वैल्यू मिलेगी हमको 1/10 यानी कि 10 पे पावर -1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर देंगे तो हमको मिलेगा 25 डिग्री C, इसी को हम लिखते हैं 298 के पर E सेल बराबर E0 सेल माइनस 0.059 बटे n log Q। ठीक है बच्चों, याद आया? Q का मान हमको पता है, n का मान हमको पता है, E0 सेल ये नहीं पता है, तो ये सेल बना है किस किस मिलकर Zn और Cu+2। तो देखिए Zn वाला होगा माइनस का होगा और ये एनोड होगा, एनोड। इस तरफ कॉपर वाला ये प्लस होगा और ये कैथोड होगा। तो इसके लिए इक्वेशन आपने कई बार अप्लाई किया हुआ है, मैं इसको सीधा फॉर्मूला बना देता हूं, बराबर E0 रिडक्शन कैथोड पर होता है तो पहले कैथोड वाला लिखेंगे Cu+2 Cu माइनस E0 माइनस एनोड वाला लिखते हैं, इसी परिप्रेक्ष्य में लिख देंगे Zn+2 Zn। तो ये मान हो जाएगा E0 सेल का माइनस 0.059 बटे n। देखिए हमने प्राप्त किया हुआ था 2 था, तो n हमने 2 कर दिया, इनटू log Q। log Q का मान 10⁻⁻1 तो 10⁻⁻1। ठीक, अब इसके मान रख देते हैं। कॉपर वाला कितना है देखिए +0.34 माइनस जिंक वाला कितना है, तो कोष्टक में करके इसको माइनस कर देंगे हम 0.76, इसको बड़े कोष्टक में बंद कर देते हैं। अब देखिए माइनस 0.059 बटे 2 और यहाँ log 10 से पावर -1 -1 बाहर आ जाएगा, यहाँ आएगा log 10। log 10 का मान 1 होता है, इनको हम हल करते हैं आगे। 0.34 प्लस 0.76 एक कोष्टक में और ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस 0.059 बटे 2 log 10 का मान 1 बराबर, इनको जोड़ेंगे तो मिलेगा हमको 1.1। आपको याद आ रहा होगा ये डेनियल सेल है, डेनियल सेल का EMF विद्युत वाहक बल या E0 सेल का मान 1.1 वोल्ट होता है। यहाँ हम 2 को भाग कर लेते हैं तो मिलेगा हमको 0.0 2 दूना 4 1 9 19 हो जाएगा, तो 2 9 18 और फिर 1 बचेगा तो 2 पंचे 10, जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा 1.1295B। ये वैल्यू निकल के आएगी इस सेल के लिए 25 डिग्री C पर E सेल की। तो अलग से लिख देते हैं इसको, E सेल बराबर चिन्ह के साथ लिखेंगे, धनात्मक आया तो प्लस 1.1295B। ये आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया था ना? अब देखिए यहां पर हमने नेक्स्ट इक्वेशन में लॉग लिखा हुआ है, बेस 10 नहीं लगाया, लेकिन इसका मतलब 10 होता है, आप लोगों को पहले से ये बात पता है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 अगला प्रश्न है, जिसमें हमको एक सेल दिया हुआ है जिसका एनोड है मैग्नीशियम का और कैथोड है सिल्वर का। मैग्नीशियम Mg से Mg+2 में ऑक्सीकृत हो रहा है और सिल्वर कैथोड पर Ag+ का Ag में अपचयन हो रहा है। अभी हमने जो सवाल लगाया था उसको मैंने पूरी तरह से नहीं मिटाया हुआ है, देख पा रहे हैं आप, Zn से Zn+2 और Cu+2 का Cu में। तो हम देख पा रहे हैं इस कंडीशन में क्या था, दोनों में आवेश सेम था और यहाँ आवेश में परिवर्तन हुआ। ठीक, लगाने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा।
अब देखिए इस सवाल को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले तो हम सेल को ही लिखेंगे। तो देखिए थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए इसको बनाते हैं। यहाँ हो जाएगा Mg ठोस अवस्था में और ये परिवर्तित होगा किसमें, Mg+2 में। कंसंट्रेशन बिल्कुल सेम है। और इस तरफ देखिए ये है Ag+ और किसमें बदल रहा है, Ag में। ठीक है बच्चों, कंसंट्रेशन यहाँ पर भी बिल्कुल सेम है। अब क्या करते हैं, अगले स्टेप में हम बनाते हैं समीकरण। तो देखो ये लवण सेतु हो गया, पहले वाले पहले, तो पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है, Mg लिखा हुआ है, Mg लिख दिया हमने। ठोस अवस्था में है, कंसंट्रेशन इसकी 1 होगी। इसके बाद यहाँ लवण सेतु के बाद पहले क्या लिखा हुआ है, Ag+ लिखा हुआ है, तो हमने Ag+ कर दिया, Ag+। कंसंट्रेशन इसकी 0.1 ही है, जो करता हूं इक्वल्स। देखिए प्रोडक्ट में क्या है, एनोड में बाद में क्या लिखा है, Mg+2, तो हमने Mg+2 को लिख दिया। कंसंट्रेशन इसकी 0.01 m है, उतना ही लिखा रहने दिया। अब लवण सेतु के बाद यानी कैथोड पर अपचयन वाली अवस्था में Ag है, तो यहां हम कर देंगे Ag। ठीक है बच्चों, इतना कर दिया। तो अब यहाँ मैग्नीशियम और सिल्वर इन दोनों का एक्टिव मास 1 होगा। हाँ बच्चों, अब इस समीकरण में हम देखेंगे बैलेंस, तो बैलेंस नहीं है। यहाँ प्लस, तीर के पहले प्लस का 1 आगे से और यहाँ प्लस का 2, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, जहाँ +1 है उसमें 2 का गुणा करा दिए, तो इससे आवेश देखिए कंप्लीट हो गया। अब हम सिल्वर को बैलेंस करेंगे, तो यहाँ 2 Ag है, तो इसमें भी हम 2 को गुणा करा देंगे। ठीक है, अब निकालेंगे n, तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। तो चाहे हम मैग्नीशियम से निकाल लें और चाहे सिल्वर से, तो पहले क्या लिखा हुआ है, मैग्नीशियम, इसी से निकालते हैं। मैग्नीशियम है कितना, 1, तो 1 लिखा। अब मैग्नीशियम Mg+2 में परिवर्तित हो रहा है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन खो रहा होगा। तो जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 1 गुणा 2 बराबर 2 संख्या हमको स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की प्राप्त हुई। किससे, मैग्नीशियम से। और अगर सिल्वर से देखें तो देखिए सिल्वर संख्या में 2 है, तो यहाँ पहले आ जाएगा 2, और सिल्वर ने क्या किया है, प्लस वाले ने 1 इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण किया होगा तो Ag बनाया होगा, तो यहाँ Ag+ के द्वारा स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होगी, लेकिन चूंकि संख्या में 2 है तो 2 गुणा 1 2 हमको प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद हम Q निकालते हैं, तो Q निकालने का तरीका वही है। अब हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों को नहीं लिखते हैं। किसको किसको, जिनकी कंसंट्रेशन 1 होनी है उनको हम ना भी लिखें, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए जरा, इनको हम छोड़कर बनाते हैं फॉर्मूला। इस तरफ देखें तो हमको मिलेगा Mg+2 Aq, बड़े कोष्टक में कर दिया। देखिए सामने तो कोई संख्या है नहीं, तो किसी भी संख्या का यहाँ गुणा करने की आवश्यकता नहीं होगी। बटे यानी कि सिल्वर है Ag+ Aq, और सामने इसके 2 है तो इसका यहाँ वर्ग करना पड़ेगा। ठीक है, इनको हमने छोड़ दिया है, तो इस वजह से थोड़ा सा आसान फॉर्मूला हमको प्राप्त हुआ। अब देखें, मान रख देते हैं इनको, तो Mg+2 कितना है, 0.01। Ag+ कितना है, 0.1, लेकिन इसका वर्ग करना पड़ेगा, तो इसमें 0.1 का और गुणा करना पड़ेगा। अब इसको हल करते हैं तो ये दशमलव खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, ऊपर वाला खत्म, टोटल वैल्यू आ गई 1। ठीक है बच्चों, अब हम लगाते हैं नेक्स्ट इक्वेशन। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर E0 सेल में क्या, पहले कैथोड फिर माइनस एनोड। तो कैथोड में कौन है, देखिए Ag+ से Ag, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, Ag+ से Ag माइनस एनोड पर। देखिए मैग्नीशियम है तो पलट के लिखेंगे क्योंकि माइनस कर लिया है हमने, Mg+2 से Mg, Mg+2 से Mg।
ठीक है। n का मान रख दिया हमने 2। अच्छा q का मान कितना आया था 1, तो आ गया log में 1। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। AG प्लस से AG कितना है +0.80 माइनस mg प्लस 2 से mg, ये माइनस में तो कोष्टक में किया हमने -2.36, इसको बड़े कोष्टक में बदल दिए -0.059 बटे 2। log 1 का मान होता है 0। इनको हल कर लेंगे तो हमको मिलेगा 6 8 3 11 1, यहाँ से ले तो 2 और 1 3, 3.16 और ये प्लस का होगा -0, तो हमको प्राप्त हो जाएगा ई सेल बराबर +3.16 वोल्ट। ठीक है बच्चों, समझ में आया था? तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हाँ तो बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें एक सेल ऐसा लिखा हुआ है जिसमें लवण सेतु के पहले भी कॉपर है और बाद में भी कॉपर है। लवण सेतु के पहले होता है ऑक्सीकरण, बाद में अपचयन। बिल्कुल आप देख पा रहे हैं ऐसा हो रहा है। जब दोनों सेम मटेरियल के इलेक्ट्रोड हो, यानी एनोड और कैथोड दोनों एक ही पदार्थ का बना हो, तो ऐसे सेल को हम कहते हैं कंसंट्रेशन सेल, सांद्रता सेल। और उसमें हमें विद्युत ऊर्जा प्रयुक्त किए गए विलयनों में सांद्रता के परिवर्तन के कारण ही प्राप्त होती है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ कॉपर एनोड में Cu+2 आयन की सांद्रता है 0.01 और कैथोड पर है 0.1। तो सांद्रता में परिवर्तन के कारण यहाँ पर हमको E सेल प्राप्त होगा, यद्यपि इसका E0 सेल 0 होगा। ध्यान रखिए, क्योंकि जब दोनों ही इलेक्ट्रोड सेम हैं तो दोनों का ही मानक अपचयन विभव समान होगा। तो इस स्थिति में मानक सेल विभव यानी E0 सेल की वैल्यू 0 रहेगी। तो हल करते हैं बच्चों इसको। सबसे पहले इसी को नोट करेंगे हम। Cu से Cu+2 में परिवर्तन होगा Aq, लवण सेतु Cu+2 Aq से CuH में परिवर्तन, यहाँ हो गया 0.01 m और ये 0.1 m। मैंने अभी आपको बताया था ये है सांद्रता सेल। सांद्रता सेल क्या होता है? एनोड व कैथोड एक ही धातु पदार्थ से बने, अतः E0 सेल बराबर 0। ध्यान रखिए इस बात, इसका E0 सेल 0 होगा। एक सवाल ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के माध्यम से भी ऐसे ही सेल का निर्माण करने का है, उसको अभी आगे लगाएंगे हम। लेकिन फिलहाल कॉपर इलेक्ट्रोडों का उपयोग करके हमने सांद्रता सेल बनाया हुआ है, तो इस सेल के लिए E0 सेल का मान 0 हो जाएगा। तो अब देखिए, अब इसका इक्वेशन बनाते हैं। तो Cu पहले लिखा हुआ है, काहे में परिवर्तन हो रहा? Cu+2 में। अच्छा, बाद में लिखा है Cu+2 इधर फिर आ गया Cu+2 और बाद में आ गया ये Cu। अब देखिए यहाँ हमको सावधानी रखनी पड़ेगी लिखने के दौरान कि सांद्रताओं को हम ठीक ढंग से लिखें, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लापरवाही करेंगे तो आपको सवाल गलत हो जाएगा। देखिए लवण सेतु, ये इक्वल्स बना। लवण सेतु के पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? Cu, तो हमने Cu लिख दिया। लवण सेतु में जो बाद में कैथोड होता है, यहाँ मैं लिख देता हूं कैथोड, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस का एनोड होगा। तो देखिए Cu+2, ये कैथोड में पहले लिखा हुआ तो पहले आएगा, इसकी सांद्रता कितनी होगी? 0.1।
0.1 m। लवण सेतु के बाद में हम क्या लिखते हैं, जो एनोड में बाद में है, यानी कि Cu+2 सांद्रता कितनी है 0.01 m। और ये तो आप जानते ही हैं 1 m ठोस में, और इसकी भी 1 m। पहले वाले सवाल में हमने इनको नहीं लिखा था, तो हम ऐसा यहाँ पर भी कर सकते हैं। इनको हमें फॉर्मूलों में कंसीडर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए सबसे पहले n का मान, यहाँ कॉपर 1 है, 1 गुणा, और 1 में 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो गुणा 2 बराबर 2। अब देखिए Q का मान यहाँ लिखा हुआ है Cu+2 Aq, कोई संख्या गुणा नहीं। अब ध्यान देना 0.01 m वाला है, 0.01 m, ये किसका भाग है एनोड का, तो हम यहाँ अपनी याददाश्त के लिए जरूर लिखेंगे एनोड, क्योंकि सेम है इसमें इलेक्ट्रोड बटे। अब दूसरे वाले में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। Cu+2 Aq, और ये किसका होगा कैथोड वाला होगा, बराबर मान रख देते हैं एनोड में, यानी बाद वाला ये लिखा होगा 0.01 बटे कैथोड वाला, यहां पर लिखा हुआ है 0.1। देखिए यहाँ पर एनोड वाले कितना था 0.01, यहाँ लिखा हुआ 0.01, कैथोड वाला 0.1, वही लिख दिया। हल करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, और यहाँ हमको मिलेगा 10, तो हमको फिर से मिला वही 1/10, यानी 10 से पावर -1। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे, वही इक्वेशन लिखा हुआ पहले से, मैंने मिटाया नहीं था, तो इसे मान रखते हैं हम। यहाँ E0 सेल का मान हो जाएगा 0 -0.059 बटे n का मान हो जाएगा 2, और log Q का मान है 10 से पावर -1 हो गया, -0.059 बटे 2, -1 है तो -1 आ जाएगा, ये बाहर 0.59 गुणा -1, और log 10 माइनस के गुणा प्लस हो जाएगा 0.059 बटे 2, और ये log 10 1 हो गया। जिसको हम हल करेंगे तो हमको मिलेगा E सेल बराबर प्लस 0.0295 वोल्ट। ये हमारा आंसर होगा किस सेल के लिए, कॉपर इलेक्ट्रोड द्वारा निर्मित सांद्रता सेल का 25 डिग्री C पर E सेल का मान 0.0295 वोल्ट प्राप्त हुआ। तो ठीक है बच्चों, सांद्रता सेल आपने समझा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पर एक सेल बना हुआ है जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रखा हुआ है। इसको हम जानते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE यानी कि C लिखा हुआ है। तो इसके E सेल का मान दिया गया है और पूछा गया है कि धनात्मक इलेक्ट्रोड पर H+ का सांद्रण कितना होगा, हमको निकालना है। तो पुराना तरीका हम इसको अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इसी सेल को हम लिखेंगे, तो ये हो जाएगा Pt, H2 से H+ में परिवर्तन, Aq लवण से 2, इसके बाद Pt से H+ से H2 में परिवर्तन। तो H2 जहां पर भी है गैसीय अवस्था में रहेगा और H+ Aq यानी विलयन के रूप में, आयन के रूप में रहेगा, आप लोगों को पता है। इसको हम कहेंगे हाइड्रोजन सांद्रता सेल। अब सांद्रता सेल क्यों कहा जाएगा, क्योंकि इसमें एनोड और कैथोड दोनों सेम मटेरियल का है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमने लगाया हुआ है, पहले जो लिखा होता है वो एनोड है और ये नेगेटिव होता है, बाद में जो लिखा हुआ है वह कैथोड है और ये प्लस में होता है। आप लोगों को इतनी जानकारी है, प्रत्येक बार सेल में इसको अप्लाई करके आ रहे हैं हम लोग, और
सांद्रता सेल है तो हमें यहाँ पर E0 सेल 0 रहना है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो देखिए एनोड के संदर्भ में जो पहले मान दिए गए उनको लिख लेते हैं। हाइड्रोजन कितना है 1 ATM H प्लस 10 से पावर माइनस 6, यहाँ H प्लस नहीं दिया गया है और ये कितना है 1 ATM। बच्चों इसमें एक फॉर्मूला लगता है, मैं भी आपको लिखूंगा, लेकिन इसके पहले हम क्या करेंगे, यहाँ एनोड वाले जो एक एटीएम है इसको हम मानेंगे PA, मतलब एनोड पर उपस्थित हाइड्रोजन का दाब। तो कैथोड वाले का जो एक एटीएम है ये हो जाएगा PC, क्या हो जाएगा PC। ठीक है, और एनोड वाले के लिए कंसंट्रेशन ये हो जाएगी CA, और कैथोड वाले के लिए कंसंट्रेशन हो जाएगी CC, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। और सवाल में हमको E सेल का मान दिया है और वो कितना है +0.118 वोल्ट। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में जबकि सवाल में हाइड्रोजन सांद्रता सेल दिया जाए, हम E सेल का फॉर्मूला, हाँ बच्चों इसमें फॉर्मूला लगाएंगे हम E सेल बराबर 0.059 बड़े कोष्टक में PHA, A का मतलब एनोड, और ये एनोड का pH होगा जो कि 10 से पावर माइनस 6m जो सांद्रता है उसके आधार पर निकाला जाएगा, माइनस PHC, C का मतलब यहां मैं लिख देता हूं, ये एनोड का होगा, ये कैथोड का होगा, प्लस 1/2 log PA अपॉन PC। ए का मतलब एनोड होगा और सी का मतलब कैथोड होगा। बच्चों हाइड्रोजन के सांद्रता सेल के लिए हमको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, ध्यान नहीं बच्चों, इसको हम डेरिवेशन भी कर सकते हैं, लेकिन डेरिवेशन जो भी आपके पाठ्यक्रम में रहता नहीं है तो मैंने इसमें सीधा सा फॉर्मूला इसके लिए लिख दिया है। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू रखते जाएंगे। हाँ तो बच्चों अब देखिए इस फॉर्मूले में हमको मान करना है, तो पहले हम एनोड और कैथोड के लिए pH की वैल्यू को देखें। एनोड पर सांद्रता दी है तो हम यहाँ लिखते हैं एनोड पर CA, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ एनोड बराबर है 10 से पावर माइनस 6m, तो ये हो जाएगा H प्लस के बराबर 10 से पावर माइनस 6m। तो हम यहाँ से PHA यानी एनोड के लिए निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस लॉग एक्टिव मास ऑफ H प्लस, 10 मैंने नहीं लिखा हुआ है, 10 ये माना जाता है, आप लोगों को कई बार बताया होगा, तो माइनस लॉग 10 से पावर माइनस 6, जब इसको हल करेंगे तो माइनस 6 सामने आ जाएगा, तो माइनस कोष्टक में माइनस 6 और गुणा लॉग 10 ये 1 हो जाएगा, तो हमको मिलेगा यहाँ 6 गुणा 1 यानी कि 6। ठीक है, ये 6 मिल गया। और हमको देखिए कैथोड का pH निकाल लेने पर हम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, तो पहले हम निकालेंगे pH फॉर कैथोड। ठीक, अब मान रखते हैं तो E सेल का मान कितना दिया था इसमें +0.118 बराबर देखिए 0.059 PHA, अभी हमने निकाला कितना आया था 6 माइनस PHC यानी कैथोड का प्लस 1/2 log PA, PA का मतलब एनोड पर हाइड्रोजन गैस का दाब कितना है 1 atm, एक कैथोड पर कितना है PC वो भी 1। ठीक, तो इसको हम हल करेंगे तो ये तो कटेगा देखिए 2 बार, तो 2 बराबर 6 माइनस PHC प्लस, अब देखिए 1/2 तो लेकिन log 1 आएगा तो log
log 1 का मान होता है 0, तो पूरा 0 हो जाएगा। PHC को इस तरफ ले आते हैं, PHC बराबर ये 2 उस तरफ ले जाए तो 6 - 2 यानी कि 4 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि कैथोड पर H+ द्वारा प्राप्त pH का मान आ गया 4। ठीक, और हमको निकालना क्या था H+। देखिए एक फॉर्मूला तो आपने पढ़ा हुआ हाई स्कूल में कि H+ बराबर होता है 10⁻⁻ pH, उससे सीधे भी निकाल सकते हैं अथवा हम लॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हमने जो फॉर्मूला लगाया था pH बराबर -log एक्टिव मास ऑफ H+, pH 4 रख दिया बराबर -log एक्टिव मास ऑफ H+, इस तरफ ले आते हैं तो log H+ बराबर मिलेगा -4। एंटी लॉग लेते हैं, इसके बाद हम एंटी लॉग लेना मैंने सिखाया था, तो ये खत्म हो जाएगा, हमको मिलेगा H+ बराबर एंटी लॉग -4। देखिए ये होता है log में 10⁻⁻4 का मान। आप लोगों को ये निकालना मैं सिखा चुका हूं, पिछले वाले वीडियो को आप देख सकते हैं। log 10⁻⁻4, तो log से एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, हमको मिल जाएगा 10⁻⁻4 एंड ये हमारा आंसर। अब कैथोड ही तो होता है धनात्मक इलेक्ट्रोड, इसको हम लिख सकते हैं धनात्मक इलेक्ट्रोड पर H+ बड़े कोष्टक में कर दिया, वही आंसर को हम बॉक्स में पैक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज आपने नेक्स्ट इक्वेशन के कुछ सवाल कंप्लीट सेल के लिए लगाए और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में भी आए होंगे। अगर इनसे संबंधित कोई दिक्कत आपको समझ में आए तो मैं अपना यहाँ नंबर भी लिख देता हूँ। मोबाइल नंबर है मेरा 9415437598। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करके अपनी समस्याओं को बता सकते हैं या मुझे फोन भी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन सवालों का अध्ययन करेंगे, अपने रजिस्टर को मेंटेन करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। धन्यवाद।